दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हाल ही में रिलीज हुई मलयालम मूवी लेकर आया हूं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 की, जो कि शानदार ही है। इस मूवी का नाम है अविहितम। अगर आप इस मूवी को देखना चाहे तो ये आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। मूवी छोटी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका मेन प्लॉट जितना सिंपल दिखता है, असल में उतना ही भारी है। फिल्म की एंडिंग ऐसी है कि उसके बारे में अब मैं आपसे क्या ही कहूं। भाई साहब, लास्ट में जो कांड होता है उसे देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी स्टार्ट होती है रात के समय से, जहां कुछ दोस्त मदिरा पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं में एक आदमी है प्रकाश, जो थोड़ी देर बाद घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे किसी घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। टाइम लगभग आधी रात का होता है, तो उसे अजीब लगता है कि इतनी रात कोई घर से बाहर क्यों ही निकलेगा। वह आवाज की तरफ झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर प्रकाश देखता है कि एक मर्द और एक औरत चोरी छुपे एक दूसरे के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वह उनके चेहरे नहीं पहचान पाता। वह थोड़ा और आगे जाता है, लेकिन फिर भी चेहरों का अंदाजा नहीं लग पाता। तभी वह देखता है कि थोड़ी देर बाद वह औरत वापस अपने घर की तरफ चली जाती है, और जो आदमी था वह दीवार कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। दीवार पार करते हुए जब उसका चेहरा दिखता है तो प्रकाश तुरंत पहचान लेता है। वह कहता है, अरे ये तो विनोद है, आटा चक्की वाला। विनोद और वो औरत दोनों के घर अगल बगल में होते हैं, और ये दोनों रोज इसी छोटे बगीचे में मिलते हैं। गांव भर में विनोद की चक्की मशहूर है, इसलिए प्रकाश उसे तुरंत पहचान लेता है। सुबह होते ही प्रकाश वेणु के पास जाता है, क्योंकि जिस घर में वह औरत घुसी थी उसके घर वाले अक्सर वेणु से बात करते थे। प्रकाश को लगता है कि वेणु जरूर उस औरत के घर वालों को जानता होगा, इसलिए वह सारी बात बता देता है और कहता है कि शायद वह औरत निर्मला हो सकती है। वेणु उसे तुरंत डांट देता है कि बिना देखे किसी औरत पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। प्रकाश कहता है कि भैया, वैसे भी निर्मला का पति गांव में नहीं है, तो ऐसा होना भी तो मुमकिन है। लेकिन वेणु साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं माधवन को यह बात कैसे बताऊं, मैंने खुद अपनी आंखों से थोड़ी देखा है। तब प्रकाश कहता है, आज रात मैं खुद आपको उस जगह लेकर चलूंगा, आप अपनी आंखों से देख लेना। रात को दोनों उस जगह पहुंचते हैं। इन दोनों का मिलने का टाइम रोज फिक्स होता है। जिस सीरियल को वे देखते हैं उसके खत्म होते ही दोनों अपने घरों से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वेणु और प्रकाश देखते हैं कि पहले विनोद दीवार फांदकर बगीचे में आता है, फिर वह एक हल्की आवाज करता है, और कुछ सेकंड बाद वो औरत भी वहां आ जाती है। वहां के कुत्तों को शांत रखने के लिए विनोद उन्हें हड्डियां डाल देता है ताकि कोई शोर ना हो। दोनों कुछ देर लिपटा चिपटी करते हैं और पपीते के पेड़ के पास जाते हैं। अंधेरा ज्यादा होने के कारण चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता। वेणु और प्रकाश थोड़ी दूरी पर पपीते के पेड़ की आड़ में छिपकर खड़े होते हैं। वेणु धीरे से कहता है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, बहुत अंधेरा है। वे इंतजार करते हैं कि दोनों बाहर आएं ताकि चेहरा दिख सके। कुछ देर बाद वे दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं और फिर वापस अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। विनोद तो दीवार कूदकर बाहर निकल जाता है, लेकिन अंधेरा इतना होता है कि वेणु उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता। फिर भी वेणु एक दर्जी था और उसके पास गांव की लगभग हर महिला अपने कपड़े सिलवाती थी। सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर ही वह समझ जाता है कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि निर्मला ही है। अगले दिन दोनों सोचते हैं कि अब यह बात निर्मला के पति को कैसे बताई जाए, क्योंकि मामला हल्का नहीं था, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया गया तो आगे बड़ी दिक्कत हो सकती थी। निर्मला के पति का नाम था मुकुंदन। प्रकाश कहता है, वेणु भैया, हम एक काम करते हैं, ये सब मुकुंदन के बजाय उसके पिता को बता देते हैं। वेणु तुरंत मना करता है, नहीं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इतनी शॉकिंग बात सुनकर ऊपर निकल लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रकाश सोचकर कहता है, तो फिर ये बात मुकुंदन को ही बतानी पड़ेगी। वेणु फिर मना करता है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। प्रकाश थोड़ा सोचता है और कहता है, तो फिर हम मुकुंदन के छोटे भाई मुरली को बता देते हैं। वेणु कहता है, हाँ, ये ठीक रहेगा, मुरली समझदार है, वह इस बात को संभाल लेगा। फिर वेणु मुरली को फोन करता है और पूरी बात बता देता है। असल में मुरली, मुकुंदन और उनका पिता उस समय दूसरे गांव में थे। उनका काम कारपेंटरी का था। बात सुनकर मुरली अपने पिता को अलग ले जाकर कहता है कि निर्मला और विनोद के बीच कुछ चल रहा है, और यह सब गांव के टेलर वेणु ने अपनी आंखों से देखा है। मुरली का पिता एकदम से चौंक जाता है। वह कहता है, अगर वेणु ने कहा है तो शायद सच ही हो, लेकिन बात हमारे घर की है तो ऐसे ही भरोसा भी नहीं कर सकते। फिलहाल ये बात मुकुंदन को मत बताओ, तुम गांव जाओ और पहले खुद सच का पता करो, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। असल में काफी साल पहले विनोद की फैमिली और मुरली की फैमिली के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों रिश्तेदार भी थे, लेकिन उस झगड़े के बाद दोनों घरों ने बात करना बंद कर दिया था। इसी वजह से मुरली का पिता कहता है कि मामला नाजुक है और मुरली को इसे बहुत ठंडे दिमाग से देखना होगा। मुरली गांव लौटकर एक दोस्त के साथ सबसे पहले वेणु के पास जाता है। वेणु कहता है, देखो मुरली,
तुम हमारी बातों पर भरोसा मत करो, आज रात खुद अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, और ये बात हम 4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। मुरली कहता है, मैंने तो अपने पिताजी को बता दिया है। वेणु कहता है, तो क्या हुआ, आज अपने घर मत जाना, रात यहीं रहो, सुबह घर निकल जाना। उधर दूसरी तरफ मुकुंदन अपनी पत्नी निर्मला के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदता है, मन ही मन सोचते हुए कि गांव जाकर वह यह साड़ी उसे गिफ्ट देगा। लेकिन अपने बेटे की खुशी देखकर उसका पिता और भी परेशान हो जाता है कि वह उसे यह बात कैसे बताए कि उसकी पत्नी किसी और के साथ डांडिया खेल रही है। सीन फिर प्रकाश पर शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद वेणु और प्रकाश मुरली और उसके दोस्त के पास जाकर कहते हैं कि तैयार हो जाओ, सीरियल खत्म होने वाला है, उससे पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा। प्रकाश पूछता है, क्या हम भी चलें? मुरली मना करता है, नहीं, ये सब हम दोनों ही संभाल लेंगे। वेणु मुरली को साफ साफ पूरा प्लान और टाइमिंग समझा देता है कि किस समय कहां खड़ा होना है और क्या देखना है। थोड़ी देर बाद मुरली और उसका दोस्त वेणु के बताए हुए प्लान के हिसाब से पपीते के पेड़ के पास जाकर उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही मिनटों बाद निर्मला वहां पहुंचती है और विनोद का इंतजार करने लगती है। उसे देखकर मुरली और उसका दोस्त एकदम सुन्न रह जाते हैं। मुरली धीमे से कहता है, हाँ वेणु सही था, ये मेरी भाभी निर्मला ही है। मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही है कि वो ऐसा कर रही है। दोनों वहीं छिपकर विनोद का इंतजार करने लगते हैं ताकि दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी विनोद वहां नहीं आता। उधर वेणु अपने घर लौटते हुए यही सोच रहा होता है कि आज रात मुरली जरूर उन दोनों को पकड़ लेगा। लेकिन घर पहुंचकर वह देखता है कि उसके घर पर ताला लगा है और उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती। तभी उसे शक होने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी का भी किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा। तभी ताले की खटखट सुनकर उसकी पत्नी लौट आती है और कहती है, आप कब आए? वेणु पूछता है, मैं तो अभी आया। तुम ताला लगाकर कहाँ चली गई थी? मैं तो बगल वाले घर में थी, हमारे घर में बिजली नहीं थी तो वही बैठ गई थी। ये सुनकर वेणु को थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह वेणु और प्रकाश बिना देर किए मुरली के घर के पास पहुंचते हैं। वेणु पूछता है, कल रात नींद ही नहीं आई? बताओ तुमने उन दोनों को पकड़ा कि नहीं? कहाँ है वो लोग? मुरली कहता है, भाभी तो आई थी लेकिन विनोद नहीं आया। ये सुनकर वेणु थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, चलो अच्छा हुआ, हो सकता है हमें गलतफहमी हुई हो, अब ये बात यहीं खत्म कर देते हैं। तभी वे निर्मला की आवाज सुनते हैं। वह अपनी सास से कह रही थी, माँ जी मैं आटा पिसवाने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह सुनते ही मुरली के अंदर फिर वही शक जग जाता है। उसे लगता है कि शायद कल रात जो नहीं हो पाया आज वही देखने को मिलेगा। मुरली कहता है, शायद वह विनोद की दुकान पर ही जा रही है, आज नहीं तो अब सही, आज तो मैं दोनों को पकड़कर ही रहूंगा। वेणु, प्रकाश और मुरली छिपकर निर्मला को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में निर्मला गांव वालों से नॉर्मली बात करती जाती है और आखिर में आटा पिसवाने के लिए विनोद की दुकान पर पहुंचती है। ये तीनों दूर से उन दोनों को देखते रहते हैं लेकिन उनकी बातें सुनाई नहीं देती। लेकिन मुरली के दिमाग में तो अब शक पूरा जम चुका था। वह अपने पिता को फोन करके कहता है, पापा वेणु बिल्कुल सही था, मैंने अपनी आंखों से भाभी को उस आदमी से बात करते देखा है। उसका पिता कहता है, ठीक है तुम वापस आ जाओ। अब हम दोनों ही मुकुंदन को यह बात बताएंगे। घर लौटकर मुरली और उसका पिता मुकुंदन को अलग ले जाकर पूरी बात बता देते हैं। मुकुंदन यह सुनकर अंदर तक हिल जाता है। उसका पिता कहता है, देखो बेटा, इसे समझदारी से संभालना होगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे तलाक दे दो या फिर उसे समझा बुझाकर अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल कर लो बिना किसी को पता लगे। फैसला तुम्हें ही लेना है। कुछ देर बाद मुकुंदन फैसला करके लौटता है और कहता है, पापा मैं निर्मला को तलाक दूंगा, मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता, और हाँ मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जरूर पहले विनोद ने ही कुछ गड़बड़ की है, उसे भी सबक सिखाऊंगा। मुकुंदन का पिता कहता है, पहले तुम दोनों गांव जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ो, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। उसके बाद वे सब प्लान करते हैं कि फिलहाल क्या करना है, क्योंकि अभी उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब मुकुंदन घर लौटने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, उसके पिता उसे दोबारा समझाते हैं कि वह बिल्कुल नॉर्मल रहे। जो साड़ी वह निर्मला के लिए लाया था वो उसे दे दे, ताकि उसे कोई शक न हो कि सच सामने आ चुका है। इसके बाद मुरली और मुकुंदन दोनों घर वापस आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मुकुंदन की एक बेटी भी है जिसका नाम है रिया। जब निर्मला मुकुंदन का बैग खोलती है तो सबसे ऊपर वही नई साड़ी रखी होती है। उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। मुकुंदन भले ही साड़ी देने के मूड में ना हो, लेकिन वो वही करता है जो पिता ने कहा था। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन जब वह बात करने की कोशिश करती है तो मुकुंदन ठंडा सा रिएक्ट करता है। निर्मला पूछती है, अचानक आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुकुंदन बहाना बना देता है कि ऑफिस में काम बाकी पड़ा है और इसी वजह से टेंशन है। निर्मला कहती है, अब घर पर आ गए हो, काम को छोड़ो और रिया के साथ टाइम बिताओ, अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद मुरली और मुकुंदन मौका देखकर अपने ताऊ जी के घर जाते हैं और पूरी कहानी बता देते हैं। यह सुनकर ताऊ भड़क जाता है और कहता है कि बात बाहर गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए सब कुछ पूरी सावधानी के साथ करना होगा। वह प्लान बनाते हैं कि विनोद को पक्का रंगे हाथों पकड़ना है,
ताऊ कहता है कि सभी रिश्तेदारों को खबर दे दो, पर यह बात सिर्फ खानदान के अंदर ही रहे। जब हम बुलाएं तो सब तुरंत पहुंच जाएं। उधर मुकुंदन देखता है कि निर्मला वही नई साड़ी पहनकर तैयार हो रही है। वह पूछता है, कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? निर्मला बताती है कि आटा वापस करने, क्योंकि उसमें कीड़े पड़े थे। मुकुंदन को बात खटकती है। आटा लौटाने के लिए नई साड़ी पहननी जरूरी थी क्या? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। निर्मला थोड़ी परेशान होती है। मैंने मेकअप तो नहीं किया, सिर्फ साड़ी पहनी है। लेकिन जब मुकुंदन फिर मुंह बना लेता है तो वह चुपचाप साड़ी बदल लेती है और चली जाती है। यह सब उसकी माँ देख रही होती है। वह मुकुंदन को डांटती है, तुम मर्द बाहर रहते हो और हमें कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। हम तो सिर्फ घर का काम करने बाहर निकलते हैं और तुम लोग रोक टोक शुरू कर देते हो। कभी नहीं सुधर सकते तुम लोग। इसके बाद मुकुंदन खुद आटा वापस करने विनोद की दुकान पर जाता है। वहां बातों ही बातों में विनोद हर बात में निर्मला का नाम लेता रहता है। विनोद की बातें सुनकर मुकुंदन के मन में शक और गहरा जाता है। वह भागते हुए बाकी लोगों के पास पहुंचता है और कहता है, मैं अभी उस विनोद से मिलकर आ रहा हूं। उसने खुद कबूल किया कि वह हमेशा निर्मला से मिलता रहता है। अब हमें दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। मुरली, अब तुम अपना प्लान बताओ। दरअसल मुरली पहले से प्लान बना चुका होता है। वह सभी समाज सेवियों को समझाना शुरू करता है। सबसे पहले मुकुंदन से कहता है, अब भैया मीटिंग खत्म होते ही घर जाओ और बिल्कुल नॉर्मल रहो। भाभी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। रात में वह आपको मनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ना। बस उस विनोद को याद रखना जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की है। मुकुंदन घर पहुंचता है तो निर्मला उससे कहती है, मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनकर बस गांव वालों को दिखाना चाहती थी ताकि आपको अच्छा लगे, पर आप तो बहुत पजेसिव हो गए। वैसे मुझे यह बात अच्छी लगी, लेकिन मुकुंदन मुरली की बातें याद करके चुपचाप सो जाता है। अब प्लान के अनुसार मुरली और मुकुंदन अपनी माँ से कहते हैं कि वे गांव जा रहे हैं। जाते हुए मुरली आशीर्वाद मांगता है तो उसकी माँ बोलती है, अब तुझे क्या आशीर्वाद दूं? बस में छोटी सी सीट भी मिल जाए वही काफी है। मुकुंदन अपनी बेटी रिया को हक करता है। उसके मन में से एक डर उठता है, तलाक होगा तो रिया को यह ले जाएगी, लेकिन मैं केस करूंगा और रिया को अपने पास ही रखूंगा। रात होते ही सब लोग ताऊ के शेड में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि सीरियल खत्म होने के बाद सबको अपनी पोजीशंस लेनी थी। आधे गांव वाले सीरियल देख रहे होते हैं। इसी दौरान मुरली और मुकुंदन काले कपड़े पहनकर अपने पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं। ताऊ लोगों को कुछ हथियार भी दे देता है ताकि विनोद को प्रसाद दिया जा सके। पोजीशंस सेट हो चुकी थी। मुरली मुकुंदन को उस जगह ले जाता है जहां निर्मला और विनोद मिला करते हैं, लेकिन तभी मुरली के घर का कुत्ता टाइगर लगातार भौंकने लगता है। निर्मला की सास कहती है, टाइगर ऐसे ही नहीं भौंकता। अब निर्मला टॉर्च लेकर बाहर चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। मुरली और मुकुंदन तुरंत छुप जाते हैं ताकि पकड़े न जाए। मुरली फुसफुसाता है, भाई अगर ये डोगेश ऐसे ही भौंकता रहा तो भाभी को शक हो जाएगा। मैं जाकर उसे चुप कराता हूँ। वह डोगेश भाई के पास जाकर धीरे से कहता है, डोगेश भाई थोड़ा रुक जा यार, हमारे खानदान की इज्जत दांव पर है। उधर टैंक पर चढ़े वेणु और प्रकाश ऊपर से पूरी कमेंट्री कर रहे होते हैं, कौन कहाँ खड़ा है और कौन क्या कर रहा है। आधे घंटे बाद सीरियल खत्म होता है। मुरली एक्साइटेड होकर कहता है, सीरियल खत्म, अब भाभी और विनोद का सीरियल शुरू होने वाला है। थोड़ी देर बाद निर्मला बाहर आती है और विनोद का इंतजार करने लगती है। विनोद भी दीवार फांदकर उसके पास पहुंच जाता है। दोनों को देखकर मुकुंदन का खून खौलने लगता है, लेकिन मुरली उसे दबोच लेता है। बस थोड़ा रुक जाओ यार, सच सबके सामने आने दो। जब दोनों बाथरूम में जाते हैं, मुरली और मुकुंदन दबे पांव वहां पहुंचकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। अब ऊपर का सब देखकर वेणु तुरंत बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि मुरली और मुकुंदन ने उन दोनों को पकड़ लिया है। अब सब बाहर ही इंतजार करते हैं ताकि जैसे ही दोनों बाहर आए तो सबके सामने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। लेकिन इंतजार महेश से बर्दाश्त नहीं होता और वह जोर से विनोद को आवाज लगाता है, विनोद अभी के अभी बाहर आ जा, तेरी पोल खुल चुकी है, अब तू नहीं बचेगा। अंदर से विनोद भी चिल्लाता है, महेश चुपचाप दरवाजा खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। अब मुकुंदन यह सुनकर और चिढ़ जाता है कि यह विनोद ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, और जैसे ही वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है सब उसे रोक लेते हैं कि थोड़ा सब्र करो। इतने में उनकी आवाज सुनकर मुकुंदन की माँ बाहर आ जाती है और पूछती है, कौन है बाहर, क्यों हल्ला मचा रखा है? बाहर आते ही वह अपने बेटों को देखकर हैरान रह जाती है, तुम दोनों तो गांव जाने वाले थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मुकुंदन मजबूर होकर अपनी माँ को सच बता देता है कि माँ निर्मला और विनोद का चक्कर चल रहा है और दोनों अभी इसी बाथरूम में छिपे हुए हैं। यह सुनकर उसकी माँ उसे बहुत अजीब नजर से देखती है और कहती है कि मेरी बहू किसी दूसरे आदमी के साथ है और मुझे पता भी नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर अब तक मेरे बगल में कौन सो रहा था? इतना सुनते ही अचानक मुकुंदन के घर से खुद निर्मला बाहर निकल आती है और उसे देखते ही वहां मौजूद हर मर्द का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इसलिए नहीं कि निर्मला बाहर है, बल्कि इसलिए कि सबके दिमाग में एक ही बात दौड़ रही होती है कि अंदर कहीं उनमें से किसी की बीवी तो नहीं है, यानी बाथरूम में निर्मला नहीं, कोई और औरत है। इतने में प्रकाश वेणु से कहता है, भैया तुम्हारा मेजरमेंट तो गलत चला गया, ये निर्मला नहीं कोई और है।
अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन मुरली, मुकुंदन और महेश किसी को पूरा सच नहीं बताते। बस कहते हैं कि हमने विनोद को रंगे हाथों पकड़ लिया है, वह किसी औरत के साथ अंदर है। इस बीच निर्मला समझ जाती है कि ये लोग पहले उसी पर शक कर रहे थे। वह मुकुंदन और मुरली को गुस्से से घूरने लगती है। अब आखिरकार गांव का एक आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है। विनोद बाहर आता है और उसके पीछे एक और औरत बाहर निकलती है। उसे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि गीता होती है। दरअसल गीता मुकुंदन के ताऊ के बेटे महेश की बीवी है, जिसे वह हमेशा दबाकर रखता था। यह देखते ही महेश विनोद की तरफ झपटता है, लेकिन सब उसे रोकते हैं कि बैठकर बात करते हैं। महेश उल्टा सब पर चिल्लाता है और मुकुंदन से कहता है, पहले तुम्हें शक था कि अंदर निर्मला है, तब तो तुम विनोद को मार डालने पर तुले थे, तो अब मुझे क्यों रोक रहे हो? फिर वह निर्मला की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे हस्बैंड और देवर ने ही तुम पर शक किया था। इस प्लान में हम सबको इन्होंने ही शामिल किया। लेकिन इससे पहले कि महेश कुछ और कहे, गीता बीच में बोल पड़ती है, हाँ, मेरा संबंध विनोद के साथ है, क्योंकि मेरा पति महेश मुझे इंसान समझता ही नहीं, मुझसे बात नहीं करता, हमेशा रोक टोक करता है, अपनी पसंद के कपड़े पहनने को कहता है, वही खाना, वही करना जो वो चाहे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसकी बीवी हूं या गुलाम। फिर मेरी मुलाकात विनोद से हुई। उसने मुझे समझाया, सपोर्ट किया, कहा कि तुम महेश से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महेश नहीं बदला और धीरे धीरे मैं विनोद के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब बात बाहर आ चुकी है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं विनोद के साथ जा रही हूँ। इतने में मुरली की माँ गुस्से में आकर मुरली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर वह निर्मला की तरफ मुड़कर कहती है, तुम भी इस मुकुंदन को एक थप्पड़ मारो, क्योंकि इसने तुम जैसी लड़की पर शक किया जो दिन रात इसके लिए लगी रहती है, इसकी राह देखती रहती है। अब यह सब होते ही दर्जी वेणु बाथरूम के पास से एक पेंट उठाता है और गीता को देते हुए कहता है, अपनी पेंट तो लेकर जाओ। गीता कहती है, ये मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है, जिसकी भी हो उसे दे देना। यह कहकर वह और विनोद दीवार कूदकर वहां से चले जाते हैं और सब बस खड़े रह जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग मुझे ये भी बताइए कि इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। बाकी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।